स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खास तौर पर बड़ी बात करेंगे बस के मिनिमम किराए पर। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से एक दफा फिर मांग उठाई गई है कि मिनिमम किराया बढ़ाया जाए। हालांकि देखिए, अभी मिनिमम किराया कितना है, 5 रुपए, लेकिन सीधे तौर पर 15 रुपए इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, यानी कि 20 रुपए करने की बात यहाँ पर हो रही है। 15 रुपए की बढ़ोतरी की इन्होंने मांग उठा ली है। किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, बारीकी से आपके साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। और तो और महिलाओं को एचआरटीसी की बस में जो 50% छूट किराए में दी जा रही है, उस पर भी इनकी ओर से कुछ आपत्तियां जताई गई हैं। और इन सभी मुद्दों को लेकर मंगलवार को परिवहन विभाग में एक बैठक भी होने जा रही है। बिल्कुल बारीकी से इन सभी मुद्दों को लेकर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। समय समय पर ये जरूर प्राइवेट बस के ऑपरेटर्स की ओर से मांग उठाई जाती है, लेकिन पूरी नहीं होती। और होगी भी कैसे जब इतने सारे वर्ग बीच में फंसे हों और इन वर्गों की ओर से आवाज भी उठाई जाती है। पहले ही विरोध दर्शा दिया जाता है अगर किराया बढ़ने की एक बारी के लिए भी यहाँ बात हो। लेकिन किस तरह की रिएक्शन है और जो मीटिंग बुला दी गई है अभी फिलहाल उसके किस तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, तकरीबन 50,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। इनकी नौकरी पर एक तरह से संकट मंडरा रहा है। कैसे, आपको बताएंगे। आने वाले समय में आउटसोर्स भर्तियां नहीं होंगी। खैर, 2 दिन पहले ये जानकारी 6 PM बुलेटिन में हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि देखिए, ये जो मसला है आउटसोर्स भर्ती का, ये कोर्ट जा पहुंचा है और 21 नवंबर को अगली सुनवाई इस पूरे मामले में होगी। लेकिन 2 और बड़े फैक्ट्स निकलकर सामने आए हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो यही चर्चा बिल्कुल आज के बुलेटिन में हम आपके साथ करने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार देखिए मौसम शुष्क बना हुआ है, जिस वजह से परेशानी अब बढ़ गई है। किसानों की भी, बागवानों की भी फसलें इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि देखिए, पर्यटक इस मौसम में इसलिए आया करते थे ताकि बर्फबारी का आनंद ले सके, लेकिन ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी नहीं हुई है। अगले कल के लिए जरूर आसार जताए गए हैं कि हल्की बर्फबारी हो सकती है और हल्की बारिश को लेकर भी आसार जताए गए हैं, जिससे थोड़ी राहत जरूर सूखे से मिलेगी। वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, जिस वजह से सूखी खांसी वाले केसेस अस्पतालों में बढ़े हैं। रोज़ाना ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और सूखा पड़ने से और भी कई तरह की परेशानियां हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में पानी को लेकर भी किल्लत हो सकती है। तो इसीलिए अब प्रार्थना ये की जा रही है कि जल्द से जल्द बारिश हो, और अच्छी बारिश का इंतजार अब देखिए यहाँ हो रहा है। हालांकि एक तरह से सर्दियों ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम काफ़ी ठंड रहती है, लेकिन दिन भर में तेज धूप की वजह से पूरी तरह से वातावरण में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। राजधानी शिमला के साथ लगती चेली पंचायत में आग लगने का मामला सामने आया है। 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। 8 कमरों में आग लग गई थी और तकरीबन 10 लाख का सामान भी इसमें पूरी तरह से जल गया है। गनीमत ये रही जो परिवार से संबंधित लोग थे वो बच गए हैं। आग काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, लेकिन गनीमत ये रही है कि किसी को जान को नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये लोग बेघर ज़रूर हो गए हैं। फिलहाल वहाँ पर प्रशासनिक टीम पहुँच गई है आकलन करने के लिए कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और फौरी राहत भी इन्हें ज़रूर दी जाएगी, ये भी आश्वासन दिया गया है। हालांकि ये पिछले कल का मामला सामने आया है जहाँ दोपहर 2 बजे आग लग गई थी, लेकिन नुकसान काफ़ी बड़ा है और इसकी भरपाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन परिवारजनों के लिए जिन्होंने अपना घर ही खो दिया है। शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में भी एक मामला सामने आया है। यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिक के साथ धोखाधड़ी हुई है। दरअसल 13 अक्टूबर को एक ट्रक रवाना किया गया ट्रांसपोर्ट कंपनी मालिक की ओर से, और ये 600 सेब की पेटियां इस ट्रक में भिजवाई गई थी। 13 अक्टूबर को रवाना किया गया। 18 अक्टूबर को ये रायपुर पहुंचना था, लेकिन 17 अक्टूबर से ही ट्रक चालक का फ़ोन बंद आ रहा था, और इसी बात की वजह से जो कंपनी मालिक था वो परेशान हो गया। उसने ट्रक के मालिक को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक मालिक ने भी कोई जानकारी नहीं दी और ना ही ये बताया कि लोकेशन क्या है गाड़ी की, और बाकी डिटेल्स भी इस ट्रक के बारे में देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद ये पता चला कि ट्रक मालिक और चालक दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों ने आपसी मिली भगत से ये धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। लाखों का नुकसान एक तरह से है, और अभी पुलिस में ये केस दर्ज करवा दिया गया है। ट्रक चालक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये 600 सेब की पेटियां लेकर एक तरह से फरार हो गया है, तो बड़ा नुकसान कहना चाहेंगे, जिस वजह से यहाँ
आर्थिक रूप से भी लाजमी सी बात है बड़ी परेशानी है और अक्सर इस तरह के मामले हिमाचल प्रदेश में सामने आते हैं जहां सेब के नाम पर जरूर धोखाधड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा तंज कसा है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से एक बयान दिया गया था जिसमें उनका कहना है और उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि कुछ एक कंपनियों का ही एक अधिकार बनकर रह गया है बाजार में, ये ठीक नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें उन लोगों को आ रही है जो मिडिल क्लास फैमिली से है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है दामों पर, कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये इसलिए हो रहा है कि मात्र कुछ एक चुनिंदा कंपनीज हैं जिनका एक अधिकार बनकर बाजारों में रह गया है। तो इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है और तो और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी इन्होंने ऐसी कंपनियों की तुलना की थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसी बयान का पुरजोर समर्थन करते हुए ये कहा है कि ये बिल्कुल उचित है, आज नहीं सोचा तो फिर कल तक हिमाचल प्रदेश समेत बाकी राज्यों की आर्थिक व्यवस्था भी डगमगाने वाली है। और कांग्रेस पार्टी का तो उद्देश्य ही ये है कि हर नागरिक के बारे में सोचा जाए, हर नागरिक को समान अधिकार मिले। सभी कंपनीज को अगर समान अधिकार बाजार में मिलेगा तो इससे कीमतों पर भी नियंत्रण रहेगा। लेकिन अभी मौजूदा समय में कीमतें सिर्फ इसलिए बढ़ती जा रही हैं, 2 से 3 कंपनीज को ही पूरे बाजार पर कब्जा देने का एक अधिकार जमाने का मौका दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। आज उन्होंने दरअसल ये पुरजोर समर्थन किया है राहुल गांधी के बयान का, जो कि हाल ही में उनकी ओर से दिया गया था। भाजपाइयों का कहना है कि वो सिर्फ आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का यह कहना है कि राहुल गांधी ने कोई आलोचना नहीं की है, बल्कि एक अच्छे परिवर्तन की ओर उन्होंने मांग उठाई है और इस पर गहरा मंथन होना चाहिए, यह चिंताजनक विषय है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध वादक मुसाफिर राम भारद्वाज के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। ये भरमौर के रहने वाले थे और 2014 में इन्हें भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथे सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमेशा ही उनके योगदान को याद रखा जाएगा, खासतौर पर कला संस्कृति में जो उनका बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी छवि थे और शोक एक तरह से प्रकट करना चाहा है मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी इनके निधन पर। देखिए, अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो आउटसोर्स भर्तियों को लेकर है। ये बेरोजगार युवा तो पहले ही आउटसोर्स भर्ती को लेकर सवाल उठा रहे थे। वो युवा जो कमीशन के लिए फाइट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी रुकी भर्तियों को लेकर अपने रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। सवाल इनका ये था कि अगर आउटसोर्स माध्यम पर भर्तियां होती जाएंगी तो कमीशन फाइट करने वाले युवाओं का क्या होगा। ऐसे में क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी पहले तो आउटसोर्स माध्यम से भर्ती का रास्ता अपना लेते हैं, यानी कि आउटसोर्स भर्ती खुशी खुशी अपना लेंगे और पदों पर सेवाएं भी देने लगते हैं। फिर कुछ महीने बाद उन्हें याद आता है कि रेगुलर पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए थी। अब किसी तरह से विभाग में और सरकारी दायरे में आ गए हैं, अगर पूरी तरह से सरकार के अधीन हो जाए तो बात ही कुछ और रहेगी और फिर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही अभी भी कुछ एक वर्गों की ओर से देखा जा रहा है और इसी का विरोध बेरोजगार युवा कर रहे हैं, वो युवा जो कि कमीशन फाइट करने की तैयारी में है। अब उनका मानना है कि अगर आउटसोर्स माध्यम से ही सभी भर्तियां करनी है तो इनका क्या होगा जो दिन रात पढ़ाई करके मेहनत कर रहे हैं अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए। अब देखिए, इसी के चलते बीच में एक मामला ऐसा सामने आया जहां एक बेरोजगार युवा की ओर से ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और इसमें इन्होंने दावा किया कि तकरीबन 110 ऐसी कंपनीज हैं जो कि फ्रॉड हैं और आउटसोर्स माध्यम से इनके तहत भर्ती की गई है। इसके बाद सभी आउटसोर्स भर्तियों पर कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। यह सरकार को भी बड़ा झटका है। तकरीबन 10,000 पदों पर भर्ती होने जा रही थी, नहीं हो पाएगी। 21 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। खैर, ये जानकारी पहले भी हमने आपके साथ साझा की है, लेकिन 21 नवंबर से पहले सरकार को जितनी भी कॉर्पोरेशन के तहत रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनका ब्यौरा देना होगा वेबसाइट पर और उससे ये पता चल पाएगा, जब ये जानकारी सार्वजनिक होगी तो ये जानकारी सामने आ पाएगी कि देखिए फिलहाल कितनी कंपनीज हैं जो हकीकत में यहाँ रजिस्टर्ड हैं और कितनी फ्रॉड कंपनीज हैं, और अगर फ्रॉड कंपनीज हैं कुछ एक तो कैसे उनके तहत भर्ती की जा रही थी, ये बड़ा सवाल है। अभी 50,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कि ऐसी ही कुछ कंपनीज के तहत सेवाएं दे रहे हैं जिन्हें अनरजिस्टर्ड या एक तरह से फ्रॉड बताया गया है अदालत में। तो अभी सरकार को आउटसोर्स भर्तियाँ ना करने के आदेश जारी हो गए हैं, जिस वजह से एंटिटी पदों पर भर्ती होने जा रही थी। ये 6,000 के करीब पद शिक्षा क्षेत्र में भरे जाने थे और बहुत मुश्किल से ये समय आया था जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश जारी किए थे कि 1 हफ्ते के भीतर इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि आउटसोर्स माध्यम से भी ये भर्ती होने जा रही है और मामला जब तक कोर्ट में चल रहा है या 21 नवंबर की सुनवाई नहीं होती है, वैसे ही इन पदों में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। दूसरी बात, स्टाफ नर्सिस के पद भी अब आउटसोर्स पर ही भरे जाने थे, तो अभी भी ये भर्ती प्रक्रिया भी फिलहाल
फिलहाल रुक जाएगी। और इस बीच वो वर्ग सामने आए हैं जो कि एक तरह से आउटसोर्स माध्यम से ही भर्ती हुए हैं, लेकिन अब रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं। ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब रेगुलर पॉलिसी को लेकर किसी वर्ग की ओर से मांग उठाई गई हो। जब किसी कंपनी के दायरे में इन्हें लगाया जाता है उस वक्त कोई मुश्किल नहीं होती, एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं और कंडीशंस को लेकर भी सहमति जताते हैं। लेकिन कुछ महीने या कुछ साल बाद इन्हें लगने लगता है कि अब सीधे तौर पर इन्हें सरकारी दायरे में लाया जाए, और इससे ही बेरोजगार युवाओं को आपत्ति है, उन युवाओं को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कमीशन फाइट करने के लिए। वोकेशनल ट्रेनर्स का उदाहरण ले लीजिए, ये चौड़ा मैदान में बैठे हैं। आज रोती विलखती कुछ महिलाएं भी सामने आई जिनका कहना था कि वो किसी की बेटी होने के साथ साथ किसी की बहू भी हैं, उन्हें दो दो घर संभालने हैं और घर संभालने की जगह वो सड़कों पर बैठी हैं, आंदोलन कर रही हैं। हालांकि इसी बीच दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इन्हें रखा गया था, कंपनियों के दायरे में ही रखा गया था, लेकिन इनका मानना है कुछ कंपनीज इन्हें प्रताड़ित करती हैं, इन्हें एरियर का भुगतान भी समय से नहीं किया जा रहा है और सैलरी भी समय से नहीं दी जाती है। और अब यही एक तरीका है कि रेगुलर पॉलिसी इनके लिए बना दी जाए। रेगुलर पॉलिसी यानी कि एक सिक्योर जॉब दी जाए, सीधे तौर पर इन्हें सरकारी दायरे में लाया जाए। अगर इन्हें सरकारी दायरे में लाना है और एक तरह से इन्हें रेगुलर तौर पर एडजस्ट करना है तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे, यही एक सवाल था। इसी वजह से कोर्ट का दरवाज़ा भी आउटसोर्स भर्तियों को लेकर खटखटाया गया। लेकिन जो पिछले एक हफ्ते से वोकेशनल ट्रेनर्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बाद जानकारी ये भी सामने आई है कि एक भी दफ़ा अभी तक इन्हें वार्ता के लिए सरकार ने नहीं बुलाया है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना था कि जिन दो कंपनियों से ये शिकायत कर रहे थे उन्हें निर्देश जारी हो गए हैं विभाग की ओर से कि आने वाले समय में वो लापरवाही ना बरते और बढ़ती भी नहीं जाएगी। अभी तक जिस तरह से सुचारू रूप से अन्य कंपनियों की ओर से सैलरी दी जा रही है वैसे ही आने वाले समय में वो कंपनी भी एरियर और सैलरी का भुगतान करेंगी। उसके बावजूद भी हटने के लिए वोकेशनल ट्रेनर्स तैयार नहीं है क्योंकि इन्हें रेगुलर पॉलिसी चाहिए। तो देखिए, जब इस तरह की स्थिति सामने आती है तो सवाल ज़रूर उठते हैं और आने वाले समय में फिर आउटसोर्स भर्ती ही की जा रही है। तकरीबन 10,000 पद अभी आउटसोर्स माध्यम से भरने की बात हुई है। कुछ समय तक वो लोग भी आउटसोर्स माध्यम पर अपनी सेवाएं देंगे, फिर उन्हें भी कंपनियों से तकलीफ होगी और वो भी ये मांग उठाएंगे कि रेगुलर पॉलिसी उनके लिए बना दी जाए। तो ये कहाँ तक उचित है, ये सिस्टम क्या है, इस प्रणाली पर कई तरह के सवाल अब युवा उठाने लगे हैं। अगर आउटसोर्स माध्यम की भर्ती से इतनी ही समस्या आम लोगों को है तो वो इस भर्ती वाला रास्ता अपनाते क्यों हैं? और अगर एक बारी आउटसोर्स के जरिए भर्ती हो गए हैं तो ये रेगुलर पॉलिसी की मांग उठाना आखिरकार कहां तक उचित है? और तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न कि सरकार आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां कर ही क्यों रही है जब आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां खड़ी हो जाया करती हैं कि स्कूलों को छोड़, छात्रों को छोड़ आंदोलन करने के लिए सड़कों पर ये शिक्षक बैठ करते हैं। ऐसा ही पहले एसएमसीज ने भी किया था। अब एसएमसीज की ओर से मांग ये रखी गई है कि वो बिल्कुल तैयार हैं एलडीआर कोटे के तहत परीक्षा देने के लिए, लेकिन इस परीक्षा को भी जल्द से जल्द आयोजित किया जाए। हालांकि इनकी बात भी एक तरह से सच है। इनका कहना है कि 2023 में कैबिनेट सब कमेटी का गठन करने में ही पूरा समय लग गया, फिर उसके बाद अब 2024 बीत गया एलडीआर परीक्षा के नियम में संशोधन करने के लिए, अब 2025 बीत जाएगा परीक्षा का आयोजन करने में, इसीलिए ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। दिसंबर माह में ही ये एलडीआर कोटे के तहत परीक्षा ली जाए जो कि शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जाएगी और 2025 की शुरुआत में इन्हें नियुक्ति भी दे दी जाए और ज़्यादा नहीं रुकेंगे। एसएमसीज की ओर से भी बड़ा प्रदर्शन किया गया। ये कई दिन तक कपकपाती ठंड में आंदोलन करते रहे शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर और उसके बाद निर्णय ये लिया गया था कि एलडीआर कोटे के तहत इन्हें लाया जाएगा, जिसके लिए एक परीक्षा होगी। जो परीक्षा पास कर लेगा उससे मौका मिलेगा रेगुलर नियुक्ति का। तो इसमें इन्होंने हामी भर दी है और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि जो बाकी वर्ग हैं उनके लिए भी कुछ ऐसे रास्ते जरूर निकाले जा सकते हैं। बीच का रास्ता निकालने की बात है, जो परीक्षा पास कर लेगा शिक्षक वो रेगुलर माध्यम से एक तरह से भर्ती हो जाएगा, उसकी बाकी समस्याएं खत्म होंगी। लेकिन यहाँ देखिए कुछ और ही अब एसएमसीज का कहना है कि ये ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, दिसंबर में परीक्षा हो जानी चाहिए क्योंकि 2023 और 24 छोटी छोटी प्रक्रियाओं के लिए ही पूरे साल निकाल दिए गए। 2025 भी इसी तरह से परीक्षा कंडक्ट करवाने में निकाल दिया जाएगा। न जाने कब तक का इंतजार करना होगा, इसके लिए ये तैयार नहीं है। और ये भी इनकी ओर से चेतावनी दी गई है 20 नवंबर तक अगर परीक्षा कंडक्ट करवाने की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो ये दोबारा से कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे, यानी कि दोबारा से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। ऐसा ही तो वोकेशनल ट्रेनर्स भी कर रहे हैं। अब कुछ समय बाद वो कंप्यूटर शिक्षक जो आउटसोर्स माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं वो भी इसी तरह से सड़कों पर उतर जाएंगे क्योंकि रेगुलर पॉलिसी की मांग तो वो भी उठा रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और दूसरी बड़ी बात, आउटसोर्स माध्यम
से ही भर्तियां करनी है तो इस तरह की परिस्थितियां सरकार को भी बार बार देखनी होगी। यही एक बड़ी वजह रही है जो पूरा मामला आउटसोर्स भर्ती को लेकर कोर्ट जा पहुंचा है और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भी लताड़ सरकार को लगाई है और उन सभी कंपनीज का ब्यौरा देने के लिए कहा है जिनके तहत आउटसोर्स माध्यम से भर्ती हो रही है। अगली खबर पर आना चाहेंगे। देखिए, फिर नई पंचायतें बनेंगी। पहले भी ऐसा हुआ था 2020 में जब पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव हुए थे, नई पंचायतों का गठन हुआ था, पुनर्सीमांकन हुआ था और सीमाएं बदली थी। एक दफ़ा फिर यहाँ नई पंचायतें बन सकती हैं क्योंकि पहले भी कई दफ़ा इस तरह की मांग अभी उठाई गई है ग्रामीण लोगों की ओर से। और लाजमी सी बात है, अगर फिर से पुनर्सीमांकन होता है, नई सीमाएं मिलती हैं हर पंचायत को, यानी कि सीमाएं बदल जाती हैं, तो फिर आरक्षण रोस्टर भी नए तरीके से तैयार होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। अभी 3615 ग्राम पंचायतें हैं। 2020 में जब पंचायत के चुनाव होने थे उससे पहले 412 नई पंचायतें बनाई गई थी, लेकिन मौजूदा समय में ये 412 से कम होकर 389 ही रह गई हैं क्योंकि कुछ एक इसमें नगर निकायों में मर्ज हो गई थी। तो ये एक संख्या है। अब इस दोबारा से एक लिस्ट तैयार होगी कहाँ कहाँ नई पंचायतें बननी हैं या प्रस्ताव मांग लिए गए हैं और सभी मापदंड पूरे होंगे, उसके बावजूद ही वहाँ पर पुनर्सीमांकन किया जाएगा और नई पंचायतें बनकर तैयार होंगी। लेकिन इस बार नई संख्या कितनी आएगी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आरक्षण रोस्टर का स्वरूप जरूर बदलेगा, ये मानकर हम चल सकते हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव कुमार की शपथ 12 नवंबर को होने जा रही है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये सीएस कमेटी यानी कि सचिवालय में ही होने वाली है। सीएस कमेटी रूम में ही इनकी ओर से शपथ ली जाएगी। इंतज़ार युवाओं में बना हुआ था क्योंकि अभी तक नई भर्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। होगी कैसे? जो अध्यक्ष और मेंबर चुने गए हैं उनकी शपथ ही नहीं हो पाई थी, लेकिन अब अध्यक्ष की ओर से शपथ ले ली जाएगी, उसके बाद मेंबर भी अपनी शपथ लेंगे और फिर प्रणाली एक तरह से शुरू होने वाली है। राज्य चयन आयोग हमीरपुर में कार्य को लेकर यानी कि नई भर्तियों की शुरुआत होगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भर्ती परीक्षा करवाने वाली एजेंसी अभी भी सरकार के पास नहीं है। तो रास्ता क्या निकाला जाएगा ये देखना होगा। अभी जब शिक्षा विभाग में भर्तियां करवाने की बात हुई तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश ये दे दिए थे कि नई एजेंसी को हायर किया जाए, किसी नई एजेंसी को ढूंढा जाए जो भर्ती परीक्षा करवा सके। जो राजीव कुमार हैं ये प्रधान वन मुख्य अरण्यपाल के पद से 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे और अब नई कमान एक तरह से सरकार ने इन्हें सौंपी है। कैसे अपने पद का दायित्व निभाते हैं इस बारे में भी ज़रूर हम इनसे बातचीत करेंगे जिस दिन इनकी शपथ होगी। 1500 रुपए पर और रोजगार पर घमासान छिड़ गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से एक बड़ा तंज कसा गया है जिसमें उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखू महाराष्ट्र के चुनाव में बार बार ये घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ महिलाओं को 1500 दे दिए गए हैं। 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 1500 दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। ये डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है कि फिलहाल अगर यहाँ की बात की जाए तो बार बार घोषणा जरूर कर देते हैं लेकिन महिलाओं को अभी तक 1500 नहीं मिले हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जिन्हें 1500 दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी महिलाओं को ठगा गया है, तरह तरह की कंडीशंस लगा दी गई हैं और इस बीच दुर्गम इलाकों में जाकर एक मुश्त ये राशि महिलाओं को दे दी जाएगी। घोषणा जरूर होती है लेकिन एक फूटी कौड़ी तक महिलाओं को नहीं दी गई है। ये महिलाओं का अपमान है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। दूसरी बात रोजगार को लेकर भी इन्होंने कही। इनका कहना है कि ये रोजगार देने का वादा भी यहाँ किया गया था और बाहरी राज्यों में मुख्यमंत्री कह रहे हैं सभी युवाओं को रोजगार दे दिया गया है जबकि 2 सालों में एक भी नौकरी नहीं निकाली गई है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। सिर्फ आउटसोर्स माध्यम से भर्तियां हो रही है और ये मामला भी कोर्ट जा पहुंचा है जिसमें 110 कंपनियां फ्रॉड बताई जा रही हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है कॉरपोरेशन के तहत। ये भी डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से आज बड़ी बात कही गई है। तंज इन्होंने एक तरह से कसा है और ज़रूर इस पर कांग्रेस की ओर से रिएक्शन भी सामने आएगा। अब अगली और सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे बस के किराए को लेकर। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने एक दफ़ा फिर मांग उठाई है कि मिनिमम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर सीधा 20 रुपए कर दिया जाए। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है जब प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की ओर से ऐसी मांग रखी गई हो। इससे पहले भी कई दफ़ा इन्होंने ऐसी मांग रखी लेकिन फिर आम लोग विरोध करते हैं और उसके बाद इन्हें शांत होना पड़ता है और बदले में इन्हें लोगों की नफरत भी एक तरह से सहनी पड़ती है क्योंकि प्राइवेट बसेज में लोग आना जाना बहुत कम कर देते हैं जब भी इस तरह की मांग प्राइवेट बस ऑपरेटर्स रखते हैं तो और नुकसान इन्हें आर्थिक रूप से होता है। अब यहाँ 5 रुपए से सीधा 20 रुपए करने की बात कर रहे हैं जबकि बाकी राज्यों की बात करें तो
वहाँ भी मिनिमम किराया 14 से 15 रुपए के करीब है, लेकिन यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, भौगोलिक स्थिति अलग है, इसलिए यहाँ 15 भी नहीं 20 रुपए मिनिमम किराया होना चाहिए, ये प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कहना है। एचआरटीसी को लेकर भी इन्होंने विरोध जताया है कि महिलाओं को एचआरटीसी की बस में 50% छूट दी जाती है, जिस वजह से महिलाओं के साथ उनका पूरा परिवार एचआरटीसी की बस में सफ़र करता है। ये इनके लिए बड़ा घाटा है। या तो ये 50% छूट एचआरटीसी में बंद कर दी जाए, और अगर नहीं हो सकती है तो जिस प्रकार से एचआरटीसी को 170 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, वैसे ही प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी दिए जाए। फिर ये भी महिलाओं को 50% की छूट देना शुरू कर देंगे, यानी कि फिर महिलाओं समेत उनका परिवार प्राइवेट बस में भी सफ़र कर सकेगा। ये इन्होंने सुझाव अपनी ओर से दिया है कि जैसे निगम प्रबंधन को 170 करोड़ अनुदान के रूप में दिए जाते हैं ताकि महिलाएं 50% की छूट का फ़ायदा उठा सके किराए पर, वैसा ही अनुदान प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी दिया जाए। फिर ये भी महिलाओं को लाभ देंगे और इनकी स्थिति बेहतर हो पाएगी। तीसरा विरोध एचआरटीसी बसेस को लेकर है कि कुछ एक एचआरटीसी बसेस क्लस्टर से बाहर चल रही हैं। ये कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है और प्रतिस्पर्धा प्राइवेट बसेस के साथ कर रही हैं। तो इसे लेकर परिवहन विभाग में बैठक होने जा रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर ये अपनी बात रखेंगे। लेकिन जहां तक बात रही महिलाओं के 50% छूट को लेकर, तो वो तो सरकार ने राहत महिलाओं को दी है और उसे बंद करने पर अभी फिलहाल कोई विचार हुआ नहीं, ना कोई हलचल हमें इससे पहले नजर आई है। दूसरी बात, जो मिनिमम किराया 5 रुपए से 20 रुपए करने की बात कर रहे हैं, ऐसी डिमांड पहले भी इन्होंने रखी थी, लेकिन फिर मुँह की खाई थी, क्योंकि बहुत सारे आम लोगों ने प्राइवेट बस में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था और एचआरटीसी में सफ़र करना शुरू किया था। तो अब की बार इस डिमांड का क्या इम्पैक्ट होता है प्राइवेट बस के ऑपरेटर्स पर ही, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेगा। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।